हेलो एवरीवन। क्या आप भी कंफ्यूज होते हो कि कब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं और कब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं? फ्रिक्शन की प्रेजेंस में क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है? और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकता है? अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो कौन सा थ्योरम मैं लगा सकता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? अगर आप भी इन सब चीजों में कंफ्यूज होते हो तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं और कब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम और क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना सा स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। दैट इज, अगर किसी सिस्टम के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब द्वारा किया गया कार्य will be equals to change in kinetic energy। तो कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर? एक एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस अगर मेरा ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो एक सूडो फोर्स भी लग सकता है। सूडो फोर्स, तो इन तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर एंड इट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स एंड प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है, तो सूडो फोर्स भी नहीं आएगा। अगर ये तीनों अगर 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और मुझे पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, यू आई नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव माइनस यू एफ, इट इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। इसको मैं इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या बोल सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यही कहलाता है मेरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब total initial mechanical energy will be equals to total final mechanical energy which is equals to ui plus ki is equals to uf plus kf। और ये थ्योरम सिर्फ
तब वैलिड है जब मेरे पास सिस्टम के अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी सूडो फोर्स नहीं है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कहने का मतलब सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है। मैं सिर्फ तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं जब सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है। एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, आगे और भी फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सिस्टम के अंदर सिर्फ ये ही फोर्सेस है तभी मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, अदरवाइज मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकता। तो ये बेसिक फंडा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। अब सवाल उठता है कि मैं इसको कब लगा सकता हूं। बेसिकली ये हमारा रामबाण है। रामबाण बोले तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, कभी भी लगाओ। ऑलवेज एप्लीकेबल, बिकॉज इसी से ही तो हमने इसको डिराइव किया है। इसमें से कुछ कंडीशन लगाई और इसको डिराइव किया। तो ये हमेशा एप्लीकेबल है। और इसको कब लगा सकते हैं? जब सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वेज है थीटा एंगल पे, इसकी हाइट मुझे दे रखी है और यहां से एक m मास के ब्लॉक को मैंने रिलीज किया। और इस ब्लॉक को मैंने रिलीज किया तो जब ये ब्लॉक, अज्यूम ये करो कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। तो जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा तो यहां पे आएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये सवाल में पूछा है। अच्छा, ये कंडीशन क्यों लिखी है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू? बिकॉज एंगल मेरा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है मतलब जैसे ही रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा। चलिए, तो जैसे ही रिलीज करूंगा ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मुझे ये चीज निकालनी है। तो अब सवाल उठता है कि वेलोसिटी, जब भी आपको वेलोसिटी को रिलेट करने को बोले तो आप हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। चलिए, अब सवाल उठता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से करके देखते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg साइन थीटा। दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg कॉस थीटा। तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg कॉस थीटा। और चौथा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्क डन बाय mg साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय mg cos थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इट शुड बी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और यहां से मैंने आपको यह बात बोल रखी है कि इस सिस्टम को मैंने रिलीज किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले mg साइन थीटा का वर्क डन। mg साइन थीटा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, h बाय साइन थीटा। ये कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल ये x है तो इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, h बाय एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बाय साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा mg साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ और वो कितना आया, h बाय साइन थीटा। तो वर्क डन बाय mg साइन थीटा कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, ये तो फोर्स हुआ,
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h बाय साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। बेसिकली फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थ्रू आउट द मोशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय mg cos थीटा विल बी 0। नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थ्रू आउट द मोशन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो म्यू mg cos थीटा ये तो फोर्स हुआ, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है h बाय साइन थीटा। अब फ्रिक्शन के केस में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो एक नेगेटिव भी यहां पे आएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। के फाइनल तो कितना हो जाएगा 1/2 mv²। और के इनिशियल की मैं बात करूं तो अगर मैंने इस बॉडी को रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। चलिए, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा गया, तो mgh माइनस म्यू mgh cos थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो इस m से ये m और ये m गया, v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2gh माइनस 2 म्यू gh cot थीटा और इसका रूट, या फिर रूट ऑफ gh, 2gh कॉमन ले लो, 2gh 1 माइनस म्यू cot थीटा। तो ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी की जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। अब सवाल उठता है, क्या हम इस सवाल को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर सकते थे क्या? तो आंसर होगा नहीं, हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज इसके अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया है विच इज फ्रिक्शन फोर्स, और जब भी सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई भी फोर्स होगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास देयर इज अ बॉब ऑफ पेंडुलम जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। तो जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, जस्ट रिलीज किया है, तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मुझसे सवाल में ये पूछा है कि इस पेंडुलम को मैंने यहां से रिलीज किया, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इस बॉब की वेलोसिटी क्या होगी, मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो अब सवाल उठता है कि किससे करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम से करूं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करूं? तो उससे पहले सवाल उठता है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो इस केस में क्या लग रहा है, एक mg, एक टेंशन फोर्स, एक mg लग रहा है और एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। mg तो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स लग तो रहा है लेकिन हर मोमेंट पे
टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो टेंशन फोर्स का वर्क डन तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो मतलब सिस्टम के ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है जिसका वर्क डन आ रहा है वो है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? के आई प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं सिस्टम को रिलीज कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। चलिए, इसी लेवल को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मान रहा हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना आया? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी लेंथ l है तो ये जीरो लेवल से नीचे गया है और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? l। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस mgl। नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज जीरो लेवल से ये नीचे गया है, और जब भी जीरो लेवल से नीचे जाएगा तो हम लेंगे mg इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? l। तो ये इधर आ जाएगा, mgl इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। m से m गया, v की वैल्यू आ जाएगी √2gl। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस सवाल को वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस टेंशन फोर्स, यही लग रहा है। इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब होता है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? mg और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? l। mg और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? l। टेंशन फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द मोशन टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और एफ एस कॉस थीटा में कॉस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी। क्यों? बिकॉज मैंने सिस्टम को जस्ट रिलीज किया था। तो यहां से m से m गया, v की वैल्यू अगेन आ गई √2gl। v की वैल्यू अगेन आ गई √2gl। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि कब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे और कब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी है तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये m मास का ब्लॉक है, h हाइट से मैंने इसको रिलीज किया है, सारी सरफेसेस स्मूथ है। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। तो मुझे ये बताना है कि जैसे ही ये ब्लॉक आएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो मुझे निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप सॉल्यूशन भी भेज सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।